चलिए तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। आज कुछ चेंजेस किए गए हैं। फ्लो चार्ट और जो थोड़ा सा मतलब स्मार्ट आर्ट टाइप की होती है ना, उस फॉर्मेट में इसको बनाया गया करंट को। तो आज हम सारा करंट देखेंगे 5 सितंबर का। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। प्लस ये भी बात करेंगे कि करंट आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। बहुत ध्यान रखिएगा कि ये क्लास करने का मतलब लाइव लान आने का एक ही मकसद था कि आपको वो चीज़ें नोट कराई जाएं कि आप जब करंट पढ़ रहे हो डेली तो काफ़ी बल्कि मटेरियल ना हो जाए। तो आपको कौन सी चीज़ें नोट करनी है उस पर बात करेंगे। प्लस क्या चीज़ केवल आपको बैलेंस फॉर्म में देखनी है, ठीक। और नोट कैसे बनाने हैं उस पर भी बात हो जाएगी, क्योंकि ये फ्लो चार्ट वगैरह देखोगे तो कुछ आइडिया खुद से लग जाएगा। कुछ हम बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 5 सितंबर का करंट देखेंगे। प्लस ये तो जो भी आर ओ के ग्रुप में है या सुपर ग्रुप जो बना है आर ओ का, आप लोग को मालूम होगा कि हिस्ट्री का आपका रिवीजन चल रहा था और कल हिस्ट्री आपकी कल और आज में ख़त्म होने थी। ठीक है, एंशियंट। इसके पहले मिडाइवल का रिवीजन आपका हो चुका था। बताइए आप लोग, हिस्ट्री क्या आप लोगों की रिवाइज हो चुकी है पूरी? तो हिस्ट्री का रिवीजन होने के बाद कल आपका टेस्ट होगा, एक फुल टेस्ट 140 क्वेश्चंस का होगा। आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड कराया जाएगा, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराया जाएगा और टेलीग्राम पे, दोनों जगह। उसको आपको उसी फॉर्म में देना है जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हो। 2 घंटे का टेस्ट होगा तो 2 घंटे लेके बैठना है एकदम कूल होके, और एक पेपर पे आपको आंसर लिखते जाना है। फिर आपको आंसर की और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उससे आपकी ना एक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको पता चलता है कि हाँ आपने प्रिपरेशन कैसे की है किसी चीज़ की। दूसरी चीज़ हम सोच रहे हैं कि एक तो आपका ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ही, इसी को फॉलो करके 2-3 दिन बाद जस्ट इसके एक आपका फुल टेस्ट ले लें जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिवीजन तो इसका कर ही रहे हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ऑल टाइम पढ़ाई कर रहे हो। तो उसकी भी आप लोग डेट बताइएगा कि 1 दिन या 2 दिन, ज़्यादा गैप नहीं देंगे। कितने दिन का आपको टाइम दिया जाए जिसके बाद एक फुल टेस्ट ले लिया जाएगा। उसमें घबराना नहीं है। उसमें क्या करना है, जो आपका रिवीजन हो चुका है जिस सब्जेक्ट का, उसको क्या करोगे आप बहुत अच्छे से करोगे, उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। बाकी में से आप अपनी टेस्टिंग कर लोगे कि इन सब्जेक्ट्स में अभी आपको कितना काम करना बाकी है। तो बताइए मयंक वाजपेयी, नेक्स्ट टेस्ट इसके बाद कब लिया जाए? बताइए आप लोग, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अंकित राजपूत। अब हम करंट को शुरू करते हैं। तो देखो, करंट पहले हेडिंग्स आपको देखनी है। पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है आपकी कि शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कौशल उद्यमिता पर मेटा के साथ हाथ मिलाया। मेटा क्या है? मेटा आपकी फेसबुक है। फेसबुक ने ही क्या कर लिया, मेटावर्स करके एक अलग वर्चुअल दुनिया है। ठीक है, तो ये मेटावर्स उसको नाम दिया गया क्योंकि फेसबुक इस पर बहुत ज़्यादा काम करने आगे भी चाह रहा है और ये जान रहा है कि फ्यूचर किसका है, मेटा का है। तो इसने अपना नाम ही क्या कर लिया है, मेटा रख लिया। तो मेटा के साथ किसने, शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कौशल उद्यमिता। तो डिजिटल कौशल क्या होता है? डिजिटल कौशल क्या होता है आपका कि आप डिजिटलाइज मतलब कितने डिजिटलाइज हैं या डिजिटल रूप से कितने स्किल्ड हैं। तो इसकी डिजिटल जो आपका एरिया है उसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए और उसी क्षेत्र में आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप विकसित हो, इसके लिए क्या किया है इन्होंने, शिक्षा मंत्रालय ने मेटा के साथ एक एमओयू साइन किया। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को डिजिटल क्षेत्र में स्किल्ड किया जाएगा। ये पहली हेडिंग्स थी आपकी। अगली देखते हैं, अमेरिका का एक राज्य है। देखो अभी तक क्या चल रहा था ना, बहुत सारे दुनिया के देश इंडिया, और इंडिया का मतलब ही होता है कि कुछ सेंस में कि यहाँ पे जो हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म को बहुत सारे देश या इंडिया को उतना ज़्यादा भाव नहीं देते थे। भाव देने का मतलब है उतने ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। अब क्या हुआ है कि कुछ टाइम से इंडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि दुनिया मान रही है। तो दुनिया मान रही तो इनके योगदानों को भी मान रही है।
योगदान को, किसी भी देश के योगदान को मानने का सबसे बेस्ट जरिया होता है कि उस देश के जो सबसे बड़ा बहुसंख्यक समाज है या सबसे बड़ी इथनिसिटी है उसको भी आप मान्यता दो, उसके कामों को मान्यता दो। यही लोग कर रहे हैं। अब ये क्या है कि अपन सोच सकते हैं कि बहुत पढ़े लिखे देश हैं, लिबरल देश हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि धार्मिक रूप से या धर्म को ज़्यादा प्रधानता नहीं दी जाती। लेकिन जब आप विवेक रामास्वामी करके एक व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के हिंदू हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी, मतलब ट्रंप के बाद अमेरिका में चुनाव कैसे होता है, हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ। अमेरिका में क्या होता है कि पहले मेनली वहाँ पे काफ़ी पार्टियाँ हैं, बट 2 पार्टी सिस्टम है। यही वहाँ पे क्या कर रहा है, संविधान ने मना नहीं किया, और भी पार्टी बन सकती है, 2 पार्टी है। तो पहले चुनाव आपका पार्टी के अंदर होगा। आप किसी पार्टी हो, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो किसी एक पार्टी को आप ज्वाइन करोगे, फिर एक सीजन आएगा, 1 साल चुनाव के कम से कम 1.5 साल पहले वहाँ पे आप घोषित करते हो कि इस पार्टी की तरफ से हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। वो आप कोई भी हो सकते हो। फिर जितने लोग घोषित कर देंगे उनके बीच में आपस में चुनाव होता रहता है पार्टी के अंदर। तो जो चुनाव जीतता रहता है और जो हारता रहता है वो बाहर होता रहता है। तो पार्टी में ही चुनाव हो जाता है। तो 2 तरह से लोकतंत्र है वहाँ पे। एक तो पार्टी में चुनाव हो जाएगा, केवल जो लास्ट के 2 कैंडिडेट बचेंगे, तो एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है उस पार्टी की तरफ से, दूसरा उपराष्ट्रपति का हो जाता है। सेम दूसरी पार्टी में होता है। तो लास्ट में जो चुनाव बचता है केवल 2 व्यक्तियों में बचता है, तो 2 बार चुनाव हो जाता है। तो विवेक रामास्वामी को ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति नहीं बने तो उपराष्ट्रपति ये बन जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई स्टोरी। लेकिन विवेक रामास्वामी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, वो व्यक्ति भी बोल रहे, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा ये कि क्रिश्चियनिटी, आप हिंदू हो कैसे ऐसे देश के बनोगे, तो उसने बोला कि मुझे पता है मैं इस कल्चर में बड़ा हुआ हूँ, बट क्रिश्चियनिटी को भी हमें संरक्षण करना है, हमें अपने धर्म को भी, जो हमारा है वो पर्सनल है। ऐसे करके उसने बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। ये हल्का सा वो है, लेकिन इतना ध्यान रखो कि जो जॉर्जिया है इसने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया। अक्टूबर पूरे महीने को बोल दिया कि ये हिंदू विरासत माह है। जो हिंदुओं का योगदान है इस राज्य के आगे बढ़ाने में, राज्य को, उसको योगदान को सराहने के लिए इसने क्या पूरे महीने को बोल दिया हिंदू विरासत माह। तीसरा क्या, शिक्षक दिवस है आपका 5 सितंबर को। इस पे बात करेंगे डिटेल में। दिवस, जितने भी दिवस हैं वो ध्यान रखो, और क्यों इनको दिवसों को मनाया जाता है वो भी ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, राजघाट तो आपको पता है गांधी जी की समाधि है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये कहाँ किया गया है, राजघाट के पास ही एक गांधी दर्शन बनाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है भारतीय वायुसेना द्वारा एक युद्धाभ्यास किया गया जिसका नाम है त्रिशूल। ये कहाँ किया गया है, चीन और पाकिस्तान की सीमा पे। फिर अगला देखते हैं कि भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है इसने 2 सितंबर को उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप जीता। मतलब हॉकी का जो एशिया कप है उसको इसने जीता, और इसमें पाकिस्तान को हराया इन्होंने फाइनल में। यूपी सरकार ने अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण में तेजी लाने का निर्देश दिया। तो आपको पता है कि यूपी में फसल का डिजिटल सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण किस लिए होता है, बीमा वगैरह के लिए, कि फसल को कितना नुकसान हुआ, पानी उतना बरसा कि नहीं, ये वो। तो ये चीज़ यहाँ से फसल से यूपी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको सिंपल सा इतना रख दिया कि हाँ यूपी में फसल का डिजिटल सर्वेक्षण चल रहा है। ठीक है, फिर WHO ने पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना इस पे थोड़ा सा अच्छे से बात होगी क्योंकि इसमें GS ज़्यादा है। तो WHO है पारंपरिक चिकित्सा, क्या होती है, आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, ठीक है, नेचुरोपैथी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये आयुष हो गया आपका। आयुष मंत्रालय में इस आयुष के लिए, आयुष मतलब कि जो परंपरागत रूप से चिकित्सा की पद्धतियां हैं अधिकतर इंडिया में ही हैं, इनको मान्यता देने के लिए WHO ने एक परंपरागत चिकित्सा का केंद्र खोला था आपको पता होगा, जामनगर में। उसी के लिए इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया है। तो उस पर देखेंगे गुजरात घोषणा, जिसको नाम दिया है गुजरात घोषणा। अगला चलते हैं। भारत 2080 तक, अगर जो भारत अभी पानी का यूज कर रहा है ये बोला गया, तो अगर 2080 तक ये क्या हो जाएगा, 3 गुना पानी का वाटर लेवल कम हो जाएगा, ऐसा आशंका व्यक्त की है अमेरिका के विश्वविद्यालय ने। उस पर देखेंगे, कभी कोई रिपोर्ट पूछ ली जाती है कि किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में या कहाँ की रिपोर्ट में ऐसा बोला गया, तो उस पर बात करेंगे।
अगले उस पर चलते हैं। एसबीआई ने क्या बोला है कि रुपए के साथ यूपीआई एकीकरण की पेशकश की। कौन सा रुपए? डिजिटल रुपए। तो डिजिटल रुपए क्या था? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। उसके साथ एसबीआई ने बोला है कि यूपीआई का एकीकरण कर दो तो सीबीडीसी को बढ़ावा मिलेगा। तो एक प्रकार की जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो अपनी आरबीआई की है, खुद की है। फिर इसरो, आपने कभी भी इसरो की लॉन्चिंग हो रही है तो आवाज़ सुनी होगी। जो घोषणा करते हैं वो बलारमथी थी, ठीक है, एन बलारमथी। इनका निधन हो गया, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये, अभी इसरो काफ़ी लाइमलाइट में चल रहा है, तो इन पे पूछा जाए। यहाँ पे आपकी हेडिंग्स खत्म होती हैं, हम सीधा चलेंगे पहले करंट पे। पहला करंट देख लो आप। पहला करंट क्या है कि शिक्षा मंत्रालय ने क्या बोला कि डिजिटल कौशल और उद्यमिता पर, डिजिटल कौशल जो है, डिजिटल शिक्षा वगैरह देने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए क्या करना है, मेटा के साथ इसने साझेदारी की है। उसी में बात है। इसमें क्या हुआ कि कौन कौन लोग हैं, तो अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। 3 साल की साझेदारी है। और साझेदारी में कौन कौन है आपका? एआईसीटी, दूसरा कौन है आपका? NIESBUD, और तीसरा कौन सा है आपका? मेटा। इन तीनों के बीच साझेदारी हुई है कि डिजिटल कौशल वगैरह विकास किया जाए। अगले उस पर चलते हैं। दूसरा करंट है कि जो अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया, इसने क्या बोला है, इसने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया। ये मतलब आधिकारिक मतलब इन्होंने अपने उसमें जो इनकी विधानसभा होगी उसमें ये चीज़ पारित कर दी। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर हैं ब्रायन कैम्प, इन्होंने ये घोषित किया है जॉर्जिया में रहने वाले जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा। हिंदू अमेरिकी समुदाय की बात हो रही, तो हिंदू अमेरिकी समुदाय कौन सा है? जो यहाँ से गया है वहाँ का निवासी हो गया। इनका जो योगदान इन्होंने किया है, इन योगदान को सराहने के लिए काम हुआ है। इस उद्घोषणा के अनुसार क्या बोला गया है कि हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म है, जिसमें दुनिया भर में 1 अरब या उससे ज़्यादा फॉलोवर हैं, और अमेरिका में इसके 3 मिलियन से ज़्यादा अनुयायी हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं, माइग्रेंट्स का पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय कहाँ पे हैं, एक क्वेश्चन भी आपका आता है। तो यहाँ पे अगर 3 मिलियन लिखा है, बट एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में आपके 4 मिलियन के आसपास प्रवासी भारतीय, यूएई में 3 मिलियन के आसपास है। आगे चलते हैं। शिक्षक दिवस 2023 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? शिक्षाविद थे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इनके क्या है, जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को ये मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ध्यान रखो, जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद कोई भी विषय हो उसमें थीम अगर आ रही है, लास्ट में रिकवरी जरूर लगा दे रहे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ डैमेज हुई है, 2-3 साल पीछे चली गई। शिक्षा तो बिल्कुल पीछे चली गई, खासतौर से जो प्राइमरी और जो माध्यमिक विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा बोला गया कि उनको 3-4 साल पीछे चले गए। ठीक, अगले उस पर चलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार कमेंट करो, सब कुछ दिख रहा है और कैसा लग रहा है ये वाला इंटरफेस। फिर एक है कि नई दिल्ली में राजघाट के पास, राजघाट आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली में है, महात्मा गांधी की समाधि यहाँ पे। तो यहाँ पे गांधी दर्शन करके एक गांधी जी की जीवन से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे बनाई गई हैं स्टैचू फॉर्म में, कि लोग उनसे परिचित हों। ठीक, तो गांधी दर्शन के पास ही इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति मुर्मू ने, अब राष्ट्रपति जब गई हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या किया, गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया, प्रतिमा स्थापित की। 4 सितंबर को ये प्रतिमा 12 फुट की है और 4 सितंबर को स्थापित की गई। और गांधी दर्शन में ही गांधी वाटिका का भी अनावरण किया गया। और किन लोगों ने किया, तो गांधी वाटिका पूछा जा सकता है आपसे कि गांधी वाटिका कहाँ स्थित है, हाल ही में किस चीज़ के लिए चर्चा में थी। ठीक, और जयपुर के जो कारीगर हैं, कारीगर या मूर्तिकार हैं, उन्होंने क्या किया, इसकी नक्काशी वगैरह की, जिसमें गांधी जी को क्या एक बेंच पे बैठे हुए दिखाया गया कि वो एक बेंच पे बैठे हैं। अगले करंट पे चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने एक युद्धाभ्यास किया जिसका नाम है त्रिशूल। ठीक है, ये युद्धाभ्यास कहाँ पे किया है, चीन और पाकिस्तान की सीमा पे किया है।
तो इसी के बारे में बात हो रही। युद्धाभ्यास पूछा जा सकता है, वैसे तो दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास पूछते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे भारतीय वायुसेना का भी पूछ दें और कहाँ हुआ था ये। तो चीन तथा पाकिस्तान की सीमा पे हुआ है ये। G20 जब चल रहा है उसी टाइम पे युद्धाभ्यास चलेगा 4 से 14 सितंबर, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारतीय वायुसेना ने ये किया है और नाम है इसका त्रिशूल, इतना ध्यान रखो, त्रिशूल नाम है। चीन पाकिस्तान सीमा पे है और G20 के टाइम पे हो रहा है और एयरफोर्स का है। आगे चलते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, इसने क्या किया, 2 सितंबर को उद्घाटन, इसका पूरा नाम था उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप। ठीक है, उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप। इसने क्या किया, इसको जीत लिया। किसको हराया इसने, पाकिस्तान को। किस चीज में हराया, पेनाल्टी शूट आउट में। तो पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को हरा के ये जीता है, एशिया कप है। इसी के साथ ही ये किसके लिए क्वालिफाई हो गए, विश्व कप के लिए। पुरुष हॉकी 5S विश्व कप के लिए इंडियन टीम क्वालिफाई भी हो गई। ये कहाँ पे होगा, ओमान में होगा। बस इतनी न्यूज है। तो किसी करंट में देखो कितनी चीजें काम की होती हैं, यहां से अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि इसमें देखो जैसे ये है पूरा करंट आपका। तो पुरुष हॉकी टीम ने सितंबर में ये चीज जीती, तो आपको क्या करना है, इन्होंने फाइनल में जीता, किसको हराया, पाकिस्तान को हराया। इसी के साथ ही ये क्वालिफाई किस चीज के लिए हो गए, पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए, और जीता गया एशिया कप। इतना आपकी काम की चीजें होती हैं। इसी को अभी पेज में लिख देते तो आपको लगता आधा पेज भर गया है। आगे उस पर चलते हैं। अगला है आपका कि यूपी सरकार ने जो डिजिटल फसल है उसका सर्वेक्षण के लिए बोला है कि इसमें तेजी लाओ। तो यूपी में फसल का डिजिटल सर्वेक्षण हो रहा है। आपको याद होना चाहिए किसी उसमें स्वामित्व योजना आई थी आपकी किसी एग्जाम में, ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड थी। वो केवल फसल का सर्वेक्षण है, नक्शा मकाना ग्रामीण एरिया उसका सर्वेक्षण के लिए थी। इसलिए मैंने इस करंट को डाल दिया कि हो सकता है इससे रिलेटेड पूछ दें। तो ये डिजिटल फसल सर्वेक्षण चल रहा है। आप लोग को ये एक बार सर्च कर लेना कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण है, इसका नाम क्या दिया है इन्होंने। ठीक, और अधिकारियों को ये बोला है कि प्रत्येक जो भी सर्वेक्षक है वो एक माह में 1500 भूखंडों का सर्वेक्षण करेगा। 1500 भूखंड मतलब 1500 जो खेत हैं या 1500 अलग अलग किसान हैं उनके यहाँ, ठीक है, उनका सर्वेक्षण करेगा। दूसरा चीज 45 दिनों के भीतर 2250 भूखंडों का सर्वेक्षण पूरा करेगा। ये किसके, डीएम की अगुवाई में हो रहा है। अगले करंट पे चलते हैं कि WHO, जो मैंने बोला कि WHO ने क्या किया, पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का जो परिणाम है गुजरात घोषणा के रूप में जारी किया। ये वाला पेज आप लोग को दिख रहा है। तो WHO ने पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम, तो ये सम्मेलन भी कहाँ हुआ था, वहीं पे हुआ था, जामनगर में। ठीक, गुजरात घोषणा के रूप में इसका जारी किया। इसमें क्या होगा, स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता, पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं को क्या है, जताया गया है। आगे चलते हैं। पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात के जामनगर में। WHO ये केंद्र गुजरात में स्थापित किया था, WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। ये WHO के जो आपके हेड हैं ट्रेडोस अधानोम करके गेब्रियेस, ठीक, ये आए थे। इन्होंने पहला दुनिया का केंद्र यहाँ पे स्थापित किया था पारंपरिक चिकित्सा का, उसी में ही आयोजित किया गया था और गुजरात घोषणा के रूप में इसको क्या है, जारी किया है। ये इनका नाम है महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। अगले उस पर चलते हैं। ये बोला है कि भारत 2080 तक क्या होगा, अगर इसी तरीके से अभी क्या हुआ, गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने के चक्कर में क्या हुआ, किसान मजबूर हो गए कि भूजल का दोहन और ज़्यादा करने के लिए। तो ये रिपोर्ट निकली है आपकी, और इसमें क्या बोले, मिशिगन विश्वविद्यालय जो है अमेरिका का, इसने ये रिपोर्ट जारी की है। मिशिगन विश्वविद्यालय, मिशिगन एक वहाँ का राज्य भी है, ध्यान रखो। तो यहीं के विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट, अभी दिख रहा है क्या क्लियर, ये वाला क्लियर दिख रहा है। तो मिशिगन विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट जारी की कि जो भी भूजल है, अगर इसी तरीके से इसका दोहन हुआ या ऐसी जरूरतें हुई तो 3 गुना से अधिक भूजल भारत हो सकता है। एक आपको रिपोर्ट बताते हैं
कि इंडिया दुनिया भर के भूजल का 1/4 इंडिया यूज करता है। सोचो, पूरी दुनिया के भूजल का 1/4, क्योंकि दुनिया कौन से जल का यूज करती है? वर्षा वाले जल को वो भर लेती है, पहले संरक्षित रखती है, फिर यूज करती है। लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा भूजल का दोहन होता है, और मैक्सिमम दोहन किसके लिए होता है? किसानी के लिए। तो ये रिपोर्ट है, और इसमें क्या बोला है कि अगर इसी दर से भूजल निकालना जारी रहा तो 2080 तक जो भूजल में कमी है वो 3 गुना तक हो सकती है। और जब भूजल में कमी होगी तो इससे खाद्य सुरक्षा और फसलों के लिए जल है, जल सुरक्षा, इस सबको खतरा पैदा हो जाएगा। उपेंद्र सर की क्लास बिल्कुल आएगी आपकी, 2-3 दिन बाद उपेंद्र सर की रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला है कि एसबीआई ने डिजिटल रुपए के साथ यूपीआई एकीकरण की पेशकश की है। डिजिटल रुपए क्या है मैं बता देता हूँ कि जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह चल रही थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको पहले तो एक प्रकार से बैन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए लोग बाग कि ऐसा कोई कानून नहीं है, तो कोर्ट ने क्या अलाउ कर दिया। फिर रिजर्व बैंक ने सारे देश के जितने भी संस्थान है सबको बोला कि क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं आपकी, डॉगे कॉइन वगैरह, ठीक है, बिटकॉइन वगैरह, इसको मना कर दिया कि इसमें मत करो लेन देन। हम अपनी करेंसी लेके आएंगे, वो भी क्रिप्टो होगी। उसको नाम दिया इन्होंने सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। ये अपना लेके आए और इसी को ही अब चल रहा है। लेकिन ये सीबीडीसी की बात नहीं हो रही, ये हो रही डिजिटल रुपए की बात। डिजिटल रुपए क्या है? इससे थोड़ा डिफरेंट है। डिजिटल रुपए में क्या होता है कि आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है, रुपए के फॉर्म में नहीं, क्यूआर कोड है, और 2000 रुपये तक के मूल्य का था अभी तक, हो सकता है कुछ बढ़ाया ना हो। तो इसको आप क्या करोगे, अपने पास रख लोगे, और जब चाहे आप इसको क्या करोगे, पे करोगे कहीं पे। इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, क्यूआर कोड ले जाओ वहाँ पे हो जाएगा। तो जब आपको क्यूआर कोड मिलेगा तो आप पे करोगे तभी क्यूआर कोड मिल जाएगा, और जैसे ही क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा इसके बाद आप इसका पेमेंट कहीं पे भी करके यूज कर सकते हो। तो एसबीआई ने यही बोला कि जो डिजिटल रुपया है आपका, इसका क्या है, इसके साथ यूपीआई एकीकरण की पेशकश की है एसबीआई ने। स्टेट बैंक आपको पता है डिजिटल रुपया ई रूपी में यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी पेश की है, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में भी जाना जाता है, और इसी को ही सीबीडीसी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। यह सुविधा एसबीआई द्वारा ई रूपी एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध है। दैट मीन्स इन्होंने उपलब्ध करा दी है। ई रूपी एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आप ये सुविधा ले सकते हो। तो ध्यान रखो ये करंट कि सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके साथ ही एकीकरण हो गया। तो ई रूपी के रूप में एसबीआई के पोर्टल पे इन्होंने क्या कर दिया, इसका यूपीआई के साथ एकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीआई आपको पता है कि यूपीआई क्यूआर कोड वगैरह आपको स्कैन करने की अनुमति दे देता है, उसके आधार पर बड़ा ही इजीली पेमेंट हो जाता है। अगले उस पर चलते हैं। इसरो, जब इसरो की लॉन्चिंग वगैरह होती है तो आपने आवाज़ सुनी होगी, है ना। तो वो जो करती थी, अभी चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई तो वही बोल रही थी, और उनकी डेथ हो गई। 64 साल की थी ये। क्या नाम था इसका, मतलब इनका क्या नाम था, एन बलारमथी जी, इनका निधन हो गया। तो इसरो लॉन्च की आवाज़ जो थी एन बलारमथी, इनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कई रॉकेट लॉन्च की जो उल्टी गिनती होती थी यही करती थी, ठीक है, जो काउंटिंग होती है 10, 9, 8, 7, 6। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सभी प्रक्षेपणों की उल्टी गिनती की घोषणा करती थी। तो कौन सा केंद्र है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में यही है। इंडिया के पास 3 वो हैं प्रक्षेपण केंद्र, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन होता है कि इक्वेटर के पास होना चाहिए। जो भी प्रक्षेपण केंद्र है ना, इक्वेटर के पास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो होता है। बट इक्वेटर के पास एक और ज़्यादा पास है हमारा, उसको नहीं यूज करके श्रीहरिकोटा को इसलिए यूज करते हैं कि अगर कुछ मिसयूज हो गया, कुछ भी हो गया तो वो समुद्र में चला जाएगा, है ना, तो डैमेज नहीं होगा। और ऑपरेशन प्रोग्राम का ये हिस्सा थी। यहाँ पे तो आपका करंट तो आज का खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट था नहीं आज के उसमें, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आपके टेस्ट वगैरह पे करंट कैसे पढ़ना है, उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो, जब भी आप करंट के नोट, एक कोशिश करो कि नोट आप करंट का बनाते रहो। एक मिनट, एक कोशिश होनी चाहिए आपकी कि करंट का आप नोट बनाते चलो। नोट आपका एक पेज का ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज का होना चाहिए,
ऊपर क्या है, आपने हेडिंग्स लिख दी, एक हेडिंग लिखी, उसमें दो चार पॉइंट जो मैंने बताया कि यहाँ पे लिख दिया सेंट्रल बैंक, सीबीडीसी, डिजिटल करेंसी, किसके साथ ये हो रहा है, एसबीआई ने बोला है कि यूपीआई के साथ इसको क्या कर दो, मर्ज कर दो। ई रुपी भी इसी को बोला जाता है। इतनी सी न्यूज है आपकी, है ना। कौन इसको रेगुलेट करता है, और आगे जीएस करना है तो आरबीआई ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। बैंकिंग से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आरबीआई रेगुलेट करेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम हो तो सेबी करेगा रेगुलेट, और अगर बीमा से रिलेटेड हो तो आईआरडीए करेगा। तो ये आपका करंट है। इस तरीके से आपको जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 करंट होते हैं इंपॉर्टेंट, उन करंट को आपको लिखना है और उसके बारे में कुछ पॉइंट कर लेना है। अब टेस्ट पे आ जाते हैं, जो आपका रिवीजन प्रोग्राम है उस पर बात कर लेते हैं। ये इंटरफेस इसलिए दिखाया मैंने पीडीएफ वाला आपको, जो अभी इसके पहले था, कि कंटेंट भी हम कोशिश करेंगे अब इस इंटरफेस में थोड़ा सा इजी फॉर्म में आपको दिया जाए, तो आगे चल के जो जीएस है, ठीक है, इस जीएस में कंटेंट भी इसी फॉर्म में आपको करा देंगे। पेट के लिए करंट अगर आप कर रहे हो तो 15 दिन पहले तक का, जब आपका एग्जाम है 15 से 20 दिन पहले तक का करना, क्योंकि लास्ट एग्जाम में आपने देखा है कि बहुत ही लेटेस्ट करंट इन्होंने पूछा है। जिनका भी पेट एग्जाम है वो ध्यान रखो, करंट ये तो आप पढ़ ही रहे हो, अगर आपके पास कोई ईयरली बुक है जो सबसे लेटेस्ट है वो भी ले लो, तो ये लेटेस्ट वाला जो अभी से चल रहा है, जब से शुरू हुआ, वो तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, प्लस उससे सारी चीज़ें करते रहो। हम भी जितना हमें टाइम मिलेगा उतना हम आपका करंट करा देंगे। ये करंट का हो गया। दूसरा चीज, जो लोग भी बैच में है, आपके किसी भी बैच में, चाहे वो आरओ में है या किसी अदर बैच में, जो बैच चल रहा है, आपको क्या करना है, रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप सिंसियर हो तो इस रिवीजन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा, आगे चल के ये चीज़ें दी जाएंगी। स्टूडेंट का जो अभी जैसे टेस्ट होगा, उस दिन क्या होगा, जिस दिन टेस्ट होगा ना, आपसे जो टेस्ट अगर आपने अच्छे से दिया होगा, आपको वो टॉपिक पता होंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक्स आपसे नहीं हुए या टफ लगे। उसमें हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स का आप एक लिस्ट बना के भेजोगे, उस पर जो भी कंटेंट होगा इजी फॉर्म में आपको फिर से समझा दिया जाएगा। तो इस तरीके से रिवीजन प्रोग्राम को आपका एक पूरक के तरीके से यूज किया जाएगा, कि पहले आपको एक टारगेट दिया कि ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है 4 दिन में या 5 दिन में, आप डेली रिवाइज कर रहे हो, शाम को आपस में डिस्कस कर रहे हो, शाम में एक टाइम करके जो भी सुपर ग्रुप में आर ओ के, वो आपस में डिस्कस कर लें कि कौन सा टाइम रखा जाए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो। वो टाइम रख के 1 आवर का एक स्लॉट रख लेंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चन से एक दूसरे से डिस्कस कर पाओगे, सभी मेंबर्स एक टाइम पे आ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जब आर ओ का आपका ये काम हो गया, रिवीजन भी हो गया, आपने डिस्कशन भी कर लिया, जब आपका ख़त्म होने वाला होगा उस पर टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद वो टॉपिक्स जिनमें प्रॉब्लम हो रही है, प्लस वो टॉपिक्स जो बार बार आते हैं, उन टॉपिक्स पे क्या है, आपको या तो टास्क दे दिया जाएगा, या फिर यहाँ से होगा पॉसिबल तो यहाँ से इसी फॉर्मेट में, फ्लो चार्ट या उसके फॉर्मेट में आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा सेम उसका, जिससे कि आप उसको रिवाइज कर पाओ, फिर आपको भूले ना। बहुत ईजी हो जाएगी पढ़ाई। देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट रेगुलरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस वो एरियाज आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे करके रिवीजन प्रोग्राम चलेगा। कल आपका टेस्ट होगा 4 to 6, ध्यान रखो, टेस्ट होगा 4 to 6 PM पे। इस टेस्ट को बहुत ही सीरियसली देना, क्योंकि इसके फायदे आगे चल के आपको होंगे और पता भी चलेगा। आपको भी पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ आपके किस टॉपिक में आपकी वीकनेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अनाउंसमेंट आपको बता ही दिया, टेस्ट का अनाउंसमेंट बता दिया, आगे चल के क्या होगा वो भी बता दिया। अब किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी क्वेरी हो पूछ लीजिए आपका, फिर एक क्लास हम एंड करेंगे।
थोड़ा सा जल्दी पूछिए, किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाह रहे हो आप। चलिए, तो आई थिंक इस क्लास को अब एंड करते हैं।